गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस। कल हमने बात की थी टीचिंग्स के लेवल्स क्या हैं, लेवल ऑफ टीचिंग्स, जिसमें हमने 3 लेवल्स के बारे में अच्छे से किया था कि जैसे मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल था। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस क्या है। जब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स किसी भी काम को करने में जो जो तत्व शामिल होते हैं उनको वेरिएबल्स कहा गया है। तो जब हम इसके लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस भी दी हैं, तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसमें कौन से वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ये बनता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में कौन कौन से चर शामिल होते हैं। अब जब शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग चलेगा, तो ऑब्वियसली एक टीचर होगा, स्टूडेंट होगा और उन दोनों के बीच में डिस्कशन के लिए मटेरियल होगा। अगर इन तीनों में से एक चीज़ को भी साइड में कर दें तो वो टीचिंग का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि टीचर को निकाल दें, स्टूडेंट और बुक है, तो टीचिंग ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट को निकाल दें, टीचर और बुक है, तो टीचिंग ख़त्म हो जाती है। उन दोनों को रख के हम बुक्स को साइड में कर दें, लर्निंग मटेरियल को साइड में कर दें, तब भी टीचिंग ख़त्म हो जाती है। तो जो एक टीचिंग लर्निंग ना कह के टीचिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो उसके बेसिकली 3 वेरिएबल माने जाते हैं: टीचर, स्टूडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, मध्यस्थ चर या वो शिक्षण सामग्री, विषय वस्तु, टॉपिक, मैटर, जिस पर उन दोनों की बातचीत होती है। तो इस पे आगे बात करने से पहले हमें ये बात क्लियरली पता लग जानी चाहिए कि वेरिएबल्स में जो हिंदी में जिसको चर कहा गया है, वास्तव में चर क्या है। चर वो गुण या अवस्था कह सकते हैं जो निरंतर बदलती रहती है। देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें निरंतर बदलने की एक क्षमता होती है। अब यहाँ पर गैरेट ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि चर वह गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। चर वह गुण या लक्षण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर एक जो टीचर है या स्टूडेंट है, ये 2 चर हैं। इनके गुण या लक्षण में परिवर्तन होता है, किस माप या आयाम में होता है उसको मापा जा सकता है। अब यहाँ पे जो चर मतलब टीचर और स्टूडेंट है, वेरिएबल जिसको कहा गया है, इसमें क्या परिवर्तन होता है। लाइव पर्सन है दोनों, टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। सोचो किसी बात पर, मान लीजिए टीचर ने स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन किया जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, मतलब एक बच्चे ने ऐसा जवाब दिया जिससे सारी क्लास डिस्टर्ब हो गई। तो वहाँ से उस स्टूडेंट का हो सकता है जिससे क्वेश्चन पूछा था उसके माइंड में कुछ चेंजेस आ जाएं। टीचर जो पढ़ा रहा था वो जिस वे से जैसे पढ़ा रहा था शायद उसके पढ़ाने में कुछ फ़र्क आ जाए। मतलब कहने का क्या है कि क्लास में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तो इसमें वो जो 2 मेन वेरिएबल्स हैं, दोनों लाइव पर्सन हैं, उन पर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ने पर उनके व्यवहार में कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। तो वेरिएबल्स वो हैं जो बदलते हैं। अब यहाँ उनके व्यवहार में होने वाला बदलाव ही वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। कई बार क्लास का माहौल बहुत अच्छा होता है, टीचर बहुत खुशी से बच्चों को पढ़ा रहा होता है और बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम पहले भी इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग करते हैं, उसमें भी ये आता है कि टीचर का बिहेवियर भी इफेक्ट करता है। टीचर का मानसिक, शारीरिक, किसी भी तरह का जो स्वास्थ्य है वो टीचिंग को इफेक्ट करता है। लर्नर में लर्निंग को क्या इफेक्ट करता है, लर्नर बिहेवियर इफेक्ट करता है। मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है या कोई मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, सोशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो कोई भी चीज़ जो इन दोनों के व्यवहार में इफ़ेक्ट डालती है, जिससे इनके व्यवहार में बदलाव आता है कम या ज़्यादा, इसे ही वेरिएबल कहा गया है। अगर तो ये दोनों वेरिएबल सूटेबल हैं
स्थिर रहेंगे तो जो लर्निंग प्रोसेस है बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन होता है तो वो चीज़ इनके व्यवहार से इफ़ेक्ट होने पर इनके सीखने की क्रिया और सिखाने की क्रिया दोनों को इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए ये बात कही गई है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस, कि शिक्षण की प्रक्रिया में चर क्या हैं। तो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चर हैं, टीचर है, स्टूडेंट है और लर्निंग मटेरियल है। इसी को साइकोलॉजी की भाषा में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब है स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट है परतंत्र चर या आश्रित चर कह देते हैं, और इंटरवेनिंग वेरिएबल है मध्यस्थ चर। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र चर की, तो शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे देखो स्वतंत्र चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल हमें बात क्लियर हो गई है। तो स्वतंत्र चर से मतलब होता है जो स्वतंत्र है, डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, अपनी क्रियाओं को करने में स्वतंत्र है, सभी तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के लिए स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो टीचर है वो अपने आप में एक स्वतंत्र चर होता है, क्योंकि क्लास की सारी एक्टिविटी उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं और उसके द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसीलिए शिक्षक को एक स्वतंत्र चर के रूप में माना गया है। अब दूसरा है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। आश्रित चर शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को माना गया है। विद्यार्थियों को इसलिए माना गया है क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं टीचर पर। शिक्षक के द्वारा जो जो आदेश दिए जाएंगे, जिस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, जिस तरह से जो क्रियाएं की जाएंगी, विद्यार्थियों को टीचर की आज्ञा के अनुसार उनमें सभी में पार्टिसिपेट करना होता है। तो बच्चों की अपनी जो मन स्थिति है, अपनी सोच है, उसका कोई महत्व नहीं होता। वो पूरी तरह से टीचर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और टीचर को जो टीचर के द्वारा एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट या आश्रित चर कहा गया है। वैसे भी इसके नाम से क्लियर हो रहा है, आश्रित का मतलब है जो दूसरे पर निर्भर है, जिसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है। तीसरे हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर क्या है, जो दोनों चरों के बीच में किसी न किसी संबंध को पैदा करते हैं, जिनके आधार पर ये दोनों इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। अगर शुरू में जैसे मैंने बताया, अगर मान लो इनमें से हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मध्यस्थ चर को निकाल देते हैं तो वो दोनों का रिलेशन ख़त्म हो जाता है। ना टीचर टीचर है, ना स्टूडेंट स्टूडेंट है। इन दोनों का रिलेशन ही तब क्रिएट होता है जब इन दोनों के बीच में कोई डिस्कशन के लिए मटेरियल होता है, कोई बात करने के लिए विषय होता है, कोई टॉपिक होता है जिस पर टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है और बच्चों के द्वारा उस चीज़ को समझा जाता है। तो तीसरा जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है वो नॉन लिविंग है। ये दोनों जीवित हैं। इन्हीं के परिवर्तन से, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से शिक्षण प्रभावित होती है, शिक्षण की क्रिया प्रभावित होती है। तो जो तीसरा है मध्यस्थ चर जिसको हमने बोला है, वो सब सामग्री, वो सब मटेरियल जिसके आधार पर इन दोनों में संबंध बनता है और टीचर बच्चों को पढ़ाने की क्रिया को आगे बढ़ाता है। वो इसमें आप चाहे किताब को ऐड करें, लर्निंग मटेरियल की बात करें, चार्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, मेथड्स हैं, जो भी टीचर के द्वारा अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव और इजी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सब इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में काउंट होते हैं। अब यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो पुराना सिलेबस था उसमें जब बात आती थी वेरिएबल्स की तो ये मेन 3 वेरिएबल करवाए जाते थे। जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस में इन्होंने जो वेरिएबल्स हैं उसको थोड़ा डिफरेंट वे से प्रेजेंट किया है। बात वही करेगा बट इसको थोड़ी सी फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर हमारे पास 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या है या डिफाइन द वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, तो हम 4 मार्क्स में इसको अच्छे से डिक्लेयर कर सकते हैं कि देयर आर मेन 3 वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अगर ये 16 मार्क्स में आता है तो भी आप इसको भी कर सकते हो, बट ये इतना लंबा नहीं जा पाता। तो इस वजह से जो दूसरा पॉइंट है इसी का 16 मार्क्स के हिसाब से हम थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके सिलेबस में आपने देखा होगा तो जो दिखाया गया है उसमें वेरिएबल इन द टीचिंग प्रोसेस में सबसे पहले है लर्निंग टास्क। लर्निंग टास्क के ब्रैकेट में ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। दूसरा है लर्नर बिहेवियर। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी वही तीनों चीज़ें हैं। देखिए, पहला है लर्निंग टास्क है,
लर्निंग टास्क के मतलब क्या है कि वो सारा मटेरियल जो दोनों के बीच में संबंध पैदा करता है, जिसे इंटरवेनिंग वेरिएबल हमने पहले बोला है। दूसरा है लर्नर बिहेवियर। लर्नर बिहेवियर में अर्थ है कि जो सीखने वाला विद्यार्थी है उसका व्यवहार में क्या क्या बदलाव आता है से पहले के बाद, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और तीसरे नंबर पे है टीचर बिहेवियर। टीचर बिहेवियर का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें जैसे हमने पहले बात की है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने टीचिंग प्रोसेस में जो 3 वेरिएबल बताए हैं वो इस तरह से डिफाइन किए हैं। द फर्स्ट इज़ लर्निंग टास्क, सेकंड इज़ स्टूडेंट बिहेवियर एंड थर्ड इज़ टीचर्स बिहेवियर। तो शॉर्ट में हम एक बार इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो ये 16 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करने की कोशिश करें तो पहले आप मीनिंग ऑफ टीचिंग बताएं, टीचिंग के बाद मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स क्लियर करें, वेरिएबल की 1 या 2 डेफिनेशन देने के बाद आप इसमें तीनों वेरिएबल्स को एक चार्ट के थ्रू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स बनाकर, या जैसे इन्होंने बताया गया है कि सबसे पहले है लर्निंग टास्क है, ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, मतलब दूसरा है कि स्टूडेंट बिहेवियर है, उसमें 2 पॉइंट है, उसके बाद है तीसरा है टीचर बिहेवियर, उसमें 4 पॉइंट है। उसमें से इस क्वेश्चन को हम 16 मार्क्स के लिए अच्छे से ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है लर्निंग टास्क। लर्निंग टास्क से मतलब क्या है? लर्निंग टास्क अधिगम कार्य से मतलब क्या होता है कि एक क्लास में जब टीचर लर्निंग को बढ़ाने के लिए अपना टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है तो वो किसी न किसी तरह के अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके क्लास में एंटर होता है। अब जो उसने करवाना है उसको करवाने के लिए उसने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं और उनके रिगार्डिंग जो जो वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक मेनली इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो डेली हर क्लासरूम में हर टीचर जनरली मान के चलता है कि बच्चों देख रहे हैं, उनके देखने, सुनने, समझने, बोलने की स्किल्स डेवलप हो रही हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो हमारे टॉपिक के साथ शुरू होते हैं और जैसे ही हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होता है उसके साथ वो अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का क्या है कि आज मान लीजिए मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वेरिएबल्स, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, वो ये बनेगा कि आपको मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स क्लियर हो जाना चाहिए। मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स के बाद आपको टाइप्स में कितने टाइप के हैं वो वेरिएबल्स क्लियर हो जाने चाहिए। तीसरा ये है कि आपको इसको समझते हुए ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाए कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और आपस में इनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर जब एक टीचर कोई भी कंसेप्ट पढ़ाना शुरू करता है तो वो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपने सब पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अपने उन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को सामने रख के अपने काम को पूरा करने की कोशिश करता है। तो इसी बात को डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि इनमें लिखा गया है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए एक योजना बनाई जाती है जिसका मूल्यांकन अनुदेशात्मक उद्देश्यों को द्वारा किया जाता है। अधिगम के विकास की अवस्था में शिक्षा के उद्देश्यों को चुनी हुई विषय वस्तु आदि पर निर्भर होता है। क्योंकि चुनी हुई विषय वस्तु इसलिए कहा है क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमारे हर टॉपिक के, हर कंसेप्ट के अलग अलग तैयार होते हैं। जो टीचर ने पढ़ाना है, जिस पर उसने अपना लेक्चर देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, वही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? लर्नर बिहेवियर। लर्नर बिहेवियर से मतलब क्या है कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, उसका व्यवहार क्या है। तो इसमें बेसिकली 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है प्री बिहेवियर या यूँ कह सकते हैं एंटरिंग बिहेवियर, एक होता है टर्मिनल बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर से मतलब होता है कि जब क्लास शुरू होती है, टीचर बच्चों से पीके टेस्टिंग करता है, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के दौरान वहाँ पर बच्चे उस विषय के बारे में क्या कुछ जानते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करता है और ये बात मान के चलता है कि हाँ, इन बच्चों को इस विषय में सिर्फ इतना ही पता है। ये यहाँ पर उनका एंटरिंग बिहेवियर है। जब वो टॉपिक पूरा हो जाता है, कंप्लीट करवा देता है, बाद में फिर वो दोबारा से क्वेश्चनिंग करता है, रिकैप्चुलेट करता है। रिकैप्चुलेशन में जब बच्चे उस बात का जवाब देते हैं, अब जो चीज़ नहीं जानते थे, अब जो वो जान गए हैं और उन बातों का जब जवाब देते हैं तो वो उनका जो बदला हुआ व्यवहार है जिसे टर्मिनल बिहेवियर कहा गया है। तो यहाँ पे लर्नर बिहेवियर में हमने 2 पॉइंट करने हैं, एंटरिंग बिहेवियर क्या है और उसका टर्मिनल बदला हुआ व्यवहार क्या है। तीसरा है अध्यापक व्यवहार।
अध्यापक व्यवहार से मतलब क्या है कि एक क्लास में एक टीचर जब टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है तो टीचर से बहुत सी बातें जुड़ी होती हैं। तो इसमें उस टीचर से जुड़े या उस वेरिएबल से जुड़े हुए कौन कौन से पॉइंट हैं, सबसे पहले आता है टीचर पर्सनैलिटी, दूसरा है टीचिंग स्टाइल, तीसरा है टीचर एक्सपेक्टेशन है, तो फोर्थ है टीचर कॉम्पिटेंसीज। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि 4 मार्क्स के लिए ये अकेला पॉइंट भी उठाया जा सकता है, डिफाइन टीचर कॉम्पिटेंस या डिफाइन टीचर पर्सनैलिटी क्या है। तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि क्योंकि पहले तो बच्चे रेगुलर थे और इस साल जैसे मोस्ट ऑफ ऑल क्लासेस में नहीं आ पाए ड्यू टू द कोविड, तो वहाँ पर ये बातें भी क्लास में डिस्कशन हो जाती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कई बार फिर जब 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है कि टीचर पर्सनैलिटी क्या है, तो वहाँ पर बच्चे ढूंढते हैं कि हाँ ये तो आउट ऑफ सिलेबस है या पता नहीं कहाँ से है ये, तो ऐसा नहीं है। तो जो बीच के पॉइंट हैं एग्जामिनर वहाँ से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन उठा सकता है। तो सबसे पहले है टीचर पर्सनैलिटी। टीचर पर्सनैलिटी में हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, एक व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों का पुंज, या इट इज़ द क्लस्टर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जो गुण होते हैं जिसको वो अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करता है उसको पर्सनैलिटी कहा गया है। तो एक जो टीचर है क्लास में उसके व्यक्तित्व का प्रभाव भी स्पष्ट तौर पर बच्चों पर पड़ता है उसके शिक्षण के दौरान। तो वो कैसी होनी चाहिए इस बात को आप समझ सकते हैं। दूसरा है टीचिंग स्टाइल। हर एक टीचर के पढ़ाने का अपना एक पर्सनल स्टाइल होता है। तो इसमें टीचिंग स्टाइल में जब हम और ज़्यादा गहराई में बात करें तो इसमें अलग अलग टीचर स्टाइल निकल के आते हैं। डेलीगेटर स्टाइल है, या यूँ कहें कि अध्यापक की जो बातें आती हैं, तो उसमें जब हमने पहले वीडियोस की थी उसमें मैंने 16-16 के हिसाब से बहुत अच्छे से करवाए थे, तो आप वहाँ से इसको दोबारा सुन के क्लियर कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, डेलीगेटर स्टाइल है, या यूँ कहें कि एक टीचर के अपने क्लास में पढ़ाने के दौरान कई अलग अलग तरह के स्टाइल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी में टीचर बच्चों को खास इंपॉर्टेंस देता है कि बच्चों से डिस्कशन के थ्रू कराया जाता है, किसी में टीचर का मेन होल्ड होता है, बच्चे सिर्फ चुप करके बैठे रहते हैं, लेक्चर का डिस्कशन स्टाइल होता है या लेक्चर स्टाइल होता है। तो हर एक टीचर का अपना एक पर्सनल स्टाइल है। तो इसमें हम टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तीसरा है टीचर एक्सपेक्टेशन। टीचर एक्सपेक्टेशन से अभिप्राय है टीचर या अध्यापक अपेक्षाएं। एक्सपेक्टेशन किससे है? बच्चों से है। जो कुछ टीचर के द्वारा करवाया गया है और बच्चों के द्वारा टीचर के करवाने के साथ साथ बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे और करेंगे, जिसके बेस पे टीचर उनको एक्सपेक्ट करता है कि हाँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो टीचर एक्सपेक्टेशन से है, जो एक टीचर की स्टूडेंट्स के लिए होती है और एक स्टूडेंट की टीचर के लिए होती हैं कि एक टीचर हमें उस काम को बहुत अच्छे से करवाए, बहुत अच्छे से पढ़ाए, ताकि हम उस चीज़ को बेहतर ढंग से आसानी से सीख सकें। लास्ट में है टीचर कॉम्पिटेंसीज। टीचर कॉम्पिटेंस का मतलब है शिक्षक क्षमताएं। एक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या जरूर बातें होनी चाहिए, क्षमताओं की बात करता है। एक टीचर का अपने विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्लास होल्ड करना, या मतलब वो सब बातें जो एक टीचर बनने के लिए ज़रूरी हैं, वो इसमें क्षमताओं में बात करता है। तो ये चारों वेरिएबल मिलके टीचर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, या इस वेरिएबल को अगर हम बात करें तो वो टीचर के ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल टीचिंग कंसेप्ट, उसकी एक्सपेक्टेशन और उसकी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ उसकी कॉम्पिटेंस को डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट था कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं शिक्षण की प्रक्रिया में। तो आई थिंक आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारी जो 3rd यूनिट है यहाँ पर उसके 2-3 क्वेश्चन बने हैं, ये भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट में जो क्वेश्चन रह गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।